विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे ओडीएल संस्थानों की प्रबंधन कार्यकारिणी और उसके नियामक तंत्र नामक विषय पर चर्चा करूंगा और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ओडीएल संस्थान किस प्रकार से काम करते हैं और उनके लिए क्या क्या रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं। विद्यार्थियों, परंपरागत विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा के प्रबंधन एवं नियमन में अंतर होता है। दूरस्थ विश्वविद्यालय का प्रबंधन करने के लिए अकादमिक विद्यापीठों, प्रभागों, क्षेत्रीय और अध्ययन केंद्रों की एक जटिल और पेचीदा संरचना होती है। मुक्त एवं दूरस्थ विश्वविद्यालय के कामकाज को समझने के लिए हम लोग इस पूरे व्याख्यान में इग्नू के संगठनात्मक ढांचे का उदाहरण लेंगे और इग्नू के साथ साथ संदर्भ जहाँ जहाँ भी आएगा वहाँ जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके भी उदाहरण लेंगे। इस संरचना मतलब जो इग्नू की संरचना है, इसका लगभग सारे जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसका अनुसरण करते हैं। इग्नू की स्थापना इग्नू अधिनियम 1985 के अनुसार विभिन्न निकाय इसके प्रशासन का हिस्सा हैं। हम विश्वविद्यालय के कामकाज को सुविधाजनक बनाने में इन निकायों द्वारा निभाई गई भूमिका की विस्तार से चर्चा करेंगे। ये निकाय जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इग्नू या किसी भी राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के प्रबंधन में, उसमें प्रबंध मंडल जिसे हम लोग बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, एकेडमिक काउंसिल, अनुसंधान परिषद, योजना मंडल, अध्ययन विद्यापीठ अर्थात स्कूल्स ऑफ स्टडीज़ और वित्त समिति, ये 6 ऐसी स्टैट्यूटरी निकाय हैं जिनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक एक करके विभिन्न निकायों की भूमिका को समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रबंध मंडल का क्या फंक्शन है, एक ओपन एजुकेशन के सिस्टम में, एक मुक्त विश्वविद्यालय के सिस्टम में इसको जानने का प्रयत्न करते हैं। प्रबंध मंडल जिसे कि हम लोग बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, यह विश्वविद्यालय का एक प्रमुख कार्यकारी निकाय है। विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों और गतिविधियों के संगठन से संबंधित सभी प्रमुख निर्णय अर्थात अवसंरचना विकास, वितरण प्रणाली की स्थापना, बाहरी एजेंसियों के साथ सहकारिता और सहयोग आदि निर्णय प्रबंध मंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं विश्वविद्यालय में वो प्रबंध मंडल के पास ही सुरक्षित होती हैं। दूसरा है विद्या परिषद या अकादमिक परिषद जिसे हम लोग कहते हैं। यह विश्वविद्यालय का एक प्रमुख अकादमिक निकाय होता है और यह विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों और विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के निर्देश और मूल्यांकन के मानकों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है। एकेडमिक काउंसिल का मुख्य जो फंक्शन होता है वह किस प्रकार से जो अकादमिक स्टैंडर्ड है, जो अकादमिक मानक हैं, उसको विश्व स्तरीय बनाया जाए, उसको बढ़िया रखा जाए और विभिन्न जो अकादमिक निर्णय होते हैं वो इसी काउंसिल में लिए जाते हैं। तीसरा है अनुसंधान परिषद जिसे हम लोग रिसर्च काउंसिल कहते हैं। रिसर्च काउंसिल में अनुसंधान कार्यक्रमों से संबंधित मामलों के लिए यह विश्वविद्यालय का एक मार्गदर्शक निकाय है। यह विश्वविद्यालय की अनुसंधान नीतियों और विश्वविद्यालय में अनुसंधान गतिविधियों जैसे एमफिल, पीएचडी आदि के मानकों के निर्धारण के लिए, आदि के मानकों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है। चौथा जो महत्वपूर्ण निकाय है वो है योजना मंडल जिसे हम लोग प्लानिंग बोर्ड भी कहते हैं। प्लानिंग बोर्ड की परिकल्पना विश्वविद्यालय के लिए चिंतन कोश के रूप में की गई है। यह विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय है और इसका उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों और गतिविधियों का प्रारूप बनाना और उसका निरूपण करना है। यह आशा की जाती है, यह उम्मीद किया जाता है कि यह बोर्ड नए कार्यक्रम तैयार करने और विश्वविद्यालय को सामान्य सलाह और निर्देश देगा। यह परिप्रेक्ष्य नियोजन के साथ साथ समय समय पर विश्वविद्यालय के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए भी उत्तरदायी होगा। अगला महत्वपूर्ण निकाय है
अध्ययन विद्यापीठ, जिसे स्कूल्स ऑफ स्टडीज भी कहा जाता है, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक संगठन के बुनियादी इकाइयों के रूप में विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यों को यह निकाय करता है। उदाहरण के लिए अध्ययन के कार्यक्रमों को तय करना, पाठ्यक्रमों का प्रारूप तथा पाठ्यक्रम तैयार करने, उनकी सामग्री और संरचना निर्धारण करना, अधिगम संपुष्टिका उत्पादन तथा विकास करना। प्रत्येक विद्यापीठ में एक विद्यापीठ परिषद होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोर्ड ऑफ स्टडीज कहते हैं, जिसमें इग्नू में स्कूल बोर्ड कहते हैं, कई राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों में बोर्ड ऑफ स्टडीज कहते हैं, जिसमें कि कई सदस्य होते हैं, जिसमें कुछ सदस्य आंतरिक होते हैं, कुछ बाहर के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यह संरचना अलग अलग हो सकती है, इग्नू की संरचना अलग हो सकती है, किसी राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की संरचना अलग हो सकती है। यह उस विश्वविद्यालय के एक्ट, स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंसेस के हिसाब से निर्धारित होते हैं और इसमें आंतरिक सदस्य और बाहर के सदस्य दोनों सम्मिलित होते हैं, जो विभिन्न एकेडमिक इश्यूज पर, विभिन्न अकादमिक मामलों पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और पाठ्यक्रम डिजाइन करने, उनकी सामग्री और संरचना का निर्धारण करने और पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह बोर्ड विशेषज्ञ समितियों की सलाह पर पाठ्यक्रम संरचना के अनुसार पाठ्यक्रम को भी अनुमोदित करता है और इस विद्यापीठ परिषद से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिगम सामग्री के विकास और तैयारी की विधियां, पहले से ही लागू पाठ्यक्रमों का संशोधन करने और कार्यक्रमों के वितरण की व्यवस्था की समीक्षा करें और उसमें लगातार आवश्यकता अनुरूप सुधार करते रहें। अगला जो निकाय है वो है वित्त समिति, जिसे हम लोग फाइनेंस कमेटी कहते हैं। यह वित्त समिति वार्षिक बजट तैयार करने और कुल आवर्ती और गैर आवर्ती व्यय के लिए सीमा तय करने का कार्य करती है। यह प्रबंधन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने से पहले ग्रेड के संशोधन, आय सीमाओं का उन्नयन आदि से संबंधित प्रस्ताव पर विचार करता है। यह वित्त अधिकारी द्वारा तैयार विश्वविद्यालय के वार्षिक खातों और वित्तीय अनुमानों पर विचार करता है, इससे पहले कि वे प्रबंध बोर्ड में प्रस्तुत किए जाए, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में प्रस्तुत किए जाएं। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने यह समझा कि किसी भी दूरस्थ शिक्षा के विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, एकेडमिक काउंसिल, रिसर्च काउंसिल, प्लानिंग बोर्ड और अध्ययन विद्यापीठ, साथ में वित्त समिति, इन सारे निकाय, ये सारे निकाय होते हैं। इन सारे निकायों के नाम कुछ भिन्न हो सकते हैं, कहीं सिंडिकेट कहा जा सकता है, कहीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के लिए, तो नाम अलग अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसी की समकक्ष संस्थाएं मौजूद होती हैं जो विभिन्न विषयों को देखती हैं और विभिन्न विषयों पर निर्णय लेती हैं जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी दूरस्थ शिक्षा के विश्वविद्यालय में पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, वह किस प्रकार से काम करते हैं। तो किसी भी दूरस्थ शिक्षा में सबसे ऊपर कुलपति होता है। यह किसी भी अन्य विश्वविद्यालय की तरह दूरस्थ शिक्षा में कुलपति जो है वो विश्वविद्यालय का मुख्य अकादमिक और कार्यकारी अधिकारी होते हैं। कुलपति प्रबंधन बोर्ड, जिसे हम लोग बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, शैक्षणिक परिषद या विद्वत परिषद या विद्या परिषद, जिसे एकेडमिक काउंसिल कहते हैं, प्लानिंग बोर्ड और वित्त समिति के अध्यक्ष होते हैं। यह देखना कुलपति का कर्तव्य है कि विश्वविद्यालय के दिन प्रतिदिन के कार्यों में अधिनियमों, विधियों, अध्यादेशों और नियमों का विधिवत पालन किया जाए। दूसरे जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं वो सम कुलपति होते हैं, जिसे हम लोग प्रो वाइस चांसलर कहते हैं। सम कुलपति कुलपति की सिफारिश पर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह विश्वविद्यालय के एक्ट पर निर्भर करता है कि उस विश्वविद्यालय के एक्ट में क्या प्रयोजन है। जैसे कई राज्य विश्वविद्यालयों में यह नियुक्ति केवल कुलपति की सिफारिश से ही हो जाती है, कई विश्वविद्यालयों में यह किसी सिलेक्शन कमेटी द्वारा किया जाता है। इग्नू में कुलपति की सिफारिश पर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इस पर फैसला लेता है। तो वे
जो सम कुलपति हैं, जिन्हें हम लोग प्रो वाइस चांसलर कहते हैं, वे वरिष्ठ प्रबंधन का एक हिस्सा हैं। प्रत्येक सम कुलपति को कार्य के विशिष्ट क्षेत्रों को सौंपा जाता है, जैसे अध्ययन विद्यापीठ, सहायता सेवाएं, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इत्यादि की देखरेख करना। और विश्वविद्यालय के संविधि के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एक से अधिक समकुलपतियों का प्रावधान है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों में हम लोग देखते हैं कि एक ही समकुलपति का प्रावधान देखने को मिलता है। इसके अलावा निदेशक, जिसे हम लोग डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स कहते हैं, सभी विद्यापीठों की अध्यक्षता निदेशकों द्वारा की जाती है, जिन्हें 3 वर्षों की अवधि के लिए कालक्रमानुसार नियुक्त किया जाता है। यह स्थिति पारंपरिक विश्वविद्यालयों के ही समकक्ष है। अध्ययन विद्यापीठों के अलावा वहाँ अन्य प्रभाग इकाइयाँ हैं। एक कार्यात्मक क्षेत्र के लिए उत्तरदायी प्रत्येक क्षेत्रीय सेवाएं, अकादमिक समन्वय, अनुसंधान इकाई आदि, और उनमें से प्रत्येक एक निदेशक के नेतृत्व में होता है। विद्यापीठों और प्रभागों के निदेशक प्रशासनिक और वित्तीय दोनों शक्तियों का उपयोग करते हैं। उनकी प्रशासनिक शक्तियां आमतौर पर उनके संबंधित विद्यापीठों, प्रभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में पर्यवेक्षी होती हैं। वे विद्यापीठों और प्रभागों को सौंपे गए कार्यों और कार्यों के निष्पादन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा कुलसचिव की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कुलसचिव विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड और संपत्ति का संरक्षक है। उसे नोटिस जारी करने, बैठकों को बुलाने, सभी विश्वविद्यालय के जो सभी निकाय हैं उन निकायों के एजेंडा और मिनट तैयार करने के लिए सचिवीय सहायता प्रदान करते हैं। वह सभी बाहरी एजेंसियों और संगठनों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है। वह सचिवीय और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक अधिकारी भी है। इसके अलावा इग्नू की यदि हम लोग जहाँ तक बात करते हैं तो इग्नू के 3 प्रमुख परिचालन प्रभागों, विद्यार्थी नामांकन प्रभाग जिसे हम लोग एसआरडी कहते हैं, विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग जिसे एसीडी कहते हैं, और सामग्री उत्पादन एवं वितरण प्रभाग जिसे एमपीडीडी कहते हैं, के लिए भी रजिस्ट्रार हैं। ये विभाजन में क्रमशः प्रवेश, परीक्षा और सामग्री उत्पादन और वितरण के मामलों को देखते हैं। इग्नू के अतिरिक्त यदि हम लोग राज्य विश्वविद्यालयों की, राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थिति देखें तो सामान्यतया वहाँ रजिस्ट्रार, कुलसचिव शासन से नियुक्त किया जाता है। शासन से जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं उनको ट्रांसफ़र के आधार पर, स्थानांतरण के आधार पर नियुक्त किया जाता है। वो जो कि सचिवीय और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक अधिकारी का भी कार्य करता है, और बाकी सारे कार्य जिस प्रकार से इग्नू में होते हैं उस प्रकार से उन राज्य विश्वविद्यालयों में भी संचालित किए जाते हैं। वित्त अधिकारी जो है वो विश्वविद्यालय की संपत्तियों और निवेशों का प्रबंधन करता है। यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि किस प्रकार से संपत्ति को देखा जाए, संपत्तियों को रेगुलेट किया जाए, किस प्रकार से निवेश का प्रबंधन किया जाए, कहाँ निवेश किया जाए जिससे विश्वविद्यालय को आर्थिक लाभ हो। यह सारे कार्य वित्त अधिकारी के निर्देशन में ही संचालित होते हैं। वह विश्वविद्यालय को अपनी वित्तीय नीतियों पर सलाह देता है और यह सुनिश्चित करता है कि वित्त समिति द्वारा आवर्ती और गैर आवर्ती व्यय के लिए 1 वर्ष के लिए तय सीमाएं पार नहीं की जाए। वह वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है और विश्वविद्यालय के नकदी और व्यय पर निरंतर निगरानी रखता है। वित्त अधिकारी इग्नू में नियुक्त किया जाता है, जबकि विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में वह प्रशासनिक सेवा के जो वित्तीय अधिकारी, वित्तीय कैडर के जो अधिकारी होते हैं वो ट्रांसफ़र से आते हैं और वो सारे कार्य वैसे ही संचालित करते हैं जो उस विश्वविद्यालय के एक्ट द्वारा अधिनियमित किए गए होते हैं। अब हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा तंत्र की उपव्यवस्थाएं क्या हैं, वह किस प्रकार से काम करते हैं। तो अपने कार्यों को करने के लिए मुक्त एवं दूरस्थ प्रणाली को उप प्रणालियों के साथ कार्य करने वाली प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। यह 4 उप प्रणालियां जो हैं वह पाठ्यक्रम संरचना और विकास, विद्यार्थी सहायता सेवाएं, उत्पादन और सामग्री का वितरण और प्रबंधन और प्रशासनिक सहायता, यह 4 हैं। एक एक करके
हम लोग विश्लेषित करेंगे और यह देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि किसकी क्या भूमिका है। जहाँ तक पाठ्यक्रम संरचना और विकास और वितरण का सवाल है, तो पाठ्यक्रम संरचना और विकास के लिए अध्ययन विद्यापीठ उत्तरदायी होते हैं। अकादमिक परिषद, जिसे हम लोग विद्वत परिषद कहते हैं, ने कुछ विषयों को विभिन्न अध्ययन विद्यापीठों को सौंपा होता है, जिसमें उन विषयों के संकाय सदस्य हैं। विद्यापीठ के संकाय सदस्य विश्वविद्यालय के भीतर और बाहर के क्षेत्र के विशेषज्ञों को सम्मिलित करके कार्यक्रम को संरचित, विकसित और वितरित करते हैं। ऑडियो वीडियो सामग्री विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, जो कि कार्यक्रम का एक भाग भी है, विश्वविद्यालय के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उत्पादन केंद्र, जिसे हम लोग EMPC कहते हैं, नामक एक समर्पित विभाग है। अध्ययन विद्यापीठ और प्रोड्यूसर मुद्रित शिक्षण सामग्री का समर्थन करने के लिए, उसको ऐड ऑन करने के लिए ऑडियो और वीडियो कार्यक्रम विकसित करते हैं। साथ ही ज्ञानवाणी, FM रेडियो स्टेशन और ज्ञान दर्शन के माध्यम से शिक्षार्थियों को सहायता प्रदान करते हैं। यही व्यवस्था इग्नू में लागू है। इग्नू के साथ साथ विभिन्न राज्य मुक्त विश्वविद्यालय जो हैं, वहाँ भी लगभग यही व्यवस्था है, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ। जैसे कि वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय का उदाहरण ले सकते हैं। वहाँ पर अध्ययन विद्यापीठ है। अध्ययन विद्यापीठ किस स्कूल में कौन सा प्रोग्राम चलेगा, किस अध्ययन विद्यापीठ में कौन सा प्रोग्राम चलेगा, इसके लिए वहाँ एक्ट का प्रोविज़न है। एक्ट में कुछ स्कूलों को कुछ विषय आवंटित किए गए हैं और वो विद्यापीठ वही विषय संचालित करते हैं। इसके साथ साथ वहाँ भी EMPC विभाग स्थित है, जो कि प्रोड्यूसर स्टूडियोज़ और प्रोड्यूसर वीडियोज़ के माध्यम से विभिन्न जो ऑडियो वीडियो कार्यक्रम हैं उनका विकास करते हैं और उसको विश्वविद्यालय के आधिकारिक YouTube चैनल पर प्रसारित करते हैं। इसके अलावा हम जहाँ तक विद्यार्थी समर्थन की बात करते हैं, विद्यार्थी समर्थन एक मुक्त एवं दूरस्थ कार्यक्रम के सफलता की मूल कुंजी है। शिक्षकों की अनुपस्थिति में विद्यार्थियों को स्वयं से समर्थन की आवश्यकता होती है। ODL संस्थानों में प्रवेश पूर्व सूचना, कार्यक्रम और प्रस्ताव पर पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया, मार्गदर्शन और परामर्श, परीक्षा और परिणाम घोषणा आदि से लेकर सीखने के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है। विश्वविद्यालय के पास शिक्षार्थी सहायता केंद्रों का एक विशाल नेटवर्क उपलब्ध होता है। विभिन्न शहरों और कस्बों में अधिकतर पारंपरिक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मामलों में शिक्षार्थियों की सहायता के लिए परामर्शदाता द्वारा किए गए परामर्श के माध्यम से विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए नियुक्त और प्रशिक्षित किए जाते हैं। वर्तमान में इग्नू के लिए लगभग 67 क्षेत्रीय केंद्र और 1961 शिक्षार्थी सहायता केंद्र कार्यरत है। यह संख्या घटती और बढ़ती रहती है। अपने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के कारण इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र न केवल राज्यों की राजधानियों में बल्कि विभिन्न भौगोलिक स्थानों को आच्छादित करने के लिए कुछ प्रमुख शहरों में भी स्थित हैं। क्षेत्रीय केंद्रों का एक नेतृत्व एक क्षेत्रीय निदेशक द्वारा किया जाता है, जिसके क्षेत्र के भीतर मुख्य जिम्मेदारी स्थापित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रयासों को निर्देशित करना है और अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से शिक्षार्थी सहायता प्रणाली के काम का समन्वय करना है। इसके अतिरिक्त शिक्षार्थी सहायता केंद्र, जिसे LSC कहते हैं हम लोग, शिक्षार्थियों को शैक्षिक परामर्श, ऑडियो सुनने और वीडियो कार्यक्रम देखने की सुविधा के रूप में महत्वपूर्ण मानवीय समर्थन प्राप्त होता है। LSCs की स्थापना शिक्षार्थियों की संख्या और उनके भौगोलिक वितरण के आधार पर की जाती है। यहाँ के कर्मचारी इग्नू के लिए अंशकालिक रूप से काम करते हैं और मुख्य रूप से सूत्रधार संस्थान से जुड़े हुए होते हैं जहाँ LSC को स्थापित किया गया है। अधिकांश यह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में रखे जाते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने चर्चा किया कि विश्वविद्यालय के पास क्षेत्रीय सेवाओं को प्रबंधित करने के लिए एक अलग प्रभाग है, जिसे क्षेत्रीय सेवा प्रभाग कहा जाता है, रीजनल सर्विसेज डिवीज़न कहा जाता है। विद्यार्थी प्रवेश और पंजीकरण के लिए एक प्रभाग, विद्यार्थी पंजीकरण प्रभाग जिसे SRD, और परीक्षाओं के लिए एक और प्रभाग जिसे छात्र मूल्यांकन प्रभाग अर्थात SED, और अध्ययन विद्यापीठों तथा क्षेत्रीय केंद्रों के साथ
घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ संपर्क में, घनिष्ठ समन्वय में काम करते हैं। सामग्री उत्पादन और वितरण विभाग किसी भी मुक्त एवं दूरस्थ विश्वविद्यालय संस्थान की प्रमुख सहायता सेवाओं में से एक है। इग्नू में इस कार्य को करने के लिए सामग्री उत्पादन और वितरण प्रभाग MPDD नामक एक अलग प्रभाग की स्थापना की गई है। यह शिक्षार्थियों के प्रवेश चक्र के अनुसार शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री को उत्पादित और प्रेषित करता है। कंप्यूटर डिवीजन, प्रशासनिक प्रभाग, नियोजन प्रभाग जैसे प्रभाग भी हैं जो विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्यशैली का समर्थन करते हैं, का सहयोग करते हैं। इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो उसके नियामक तंत्र को समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रारंभ में इग्नू अधिनियम के तहत दूरस्थ शिक्षा परिषद, जिसे कि डेक कहा जाता था, में मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम व्यवस्था में मानकों को बनाए रखने और समन्वय करने की शक्ति निहित थी। इसके बाद डेक को इग्नू से UGC में दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो में स्थानांतरित कर दिया गया। 2018 में दूरस्थ शिक्षा विनियमन विधेयक पेश किया गया था और UGC ने इसके लिए मानदंडों को अधिसूचित किया था। बाद में इग्नू को इससे छूट प्रदान कर दी गई, किंतु विभिन्न जो राज्य मुक्त विश्वविद्यालय हैं वो उसमें समाहित है, वो उस दायरे में आते हैं। अब इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं हम लोग कि इसका विकास किस प्रकार से हुआ। वर्ष 1985 में संसद द्वारा इग्नू एक्ट पारित कर दिया गया तथा ओडीएल व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार हेतु इग्नू को उत्तरदायित्व दिया गया। ओडीएल व्यवस्था में मानकों के अनुरक्षण तथा समन्वयन के लिए इग्नू के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना 1997 में किया गया और 2013 में डेक को भंग कर दिया गया था तथा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो UGC के निर्देशन में काम करने लगे, UGC के अंतर्गत में काम करना प्रारंभ कर दिया। 2019 में UGC ने इग्नू को ODL के नियमों से मुक्त कर दिया। हम लोग देश में जब देखते हैं तो देश में ODL प्रणाली के नियामक तंत्र के प्रक्षेप वक्र को यह दर्शाता है 1962 के बाद से ही, जब दोहरी नीति के विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू हुए तो डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, जिसे DDE कहा जाता है, द्वारा प्रस्तावित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी था। किंतु 1985 में जब इग्नू की स्थापना नहीं हुई थी और इग्नू अधिनियम में कोई बाहरी तंत्र नहीं था, इसलिए ODL प्रणाली में गुणवत्ता के लिए मानक स्थापित करने और उस मानक को बनाए रखने का उत्तरदायित्व इग्नू को ही दिया गया। परिणाम स्वरूप दूरस्थ शिक्षा परिषद जो 1997 में स्थापित हुई थी को इग्नू के ढांचे के भीतर भारत में दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी और उसका विनियमन करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई। समय बीतने के साथ एक संस्था के भीतर नियामक की उपस्थिति के हितों के टकराव के रूप में देखा गया और यह सुझाव दिया गया कि यह इग्नू से बाहर कर दिया जाए और डेक को इस प्रकार से 2013 में भंग कर दिया गया और UGC ने इसके दायरे में काम करने के लिए दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, जिसे डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो कहा गया, की स्थापना की। यह डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो UGC के अंतर्गत काम करता है। कालांतर में मतलब 2017 में UGC ने ODL प्रणाली में मानकों को निर्धारित करने और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसे अधिसूचित किया, जिनका पालन राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा निदेशालय सहित सभी ODL संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। तत्समय इग्नू भी इन विनियमों के अंतर्गत आता था। इन विनियमों के द्वारा संचालित होने की बात कही जाती थी, किंतु UGC ने 2019 में इग्नू के जनादेश और भूमिका और संरचना को ध्यान में रखते हुए इग्नू को ODL विनियमों से मुक्त कर दिया। इससे इग्नू पर उसके शिक्षण अधिगम में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की अधिक जिम्मेदारी आ गई, जबकि इसी के साथ साथ जो विभिन्न राज्य मुक्त विश्वविद्यालय थे वो इन विनियमों के दायरे में आते हैं और इन राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के साथ साथ वो सारे संस्थान आते हैं जो कि दोहरी नीति द्वारा
मतलब जिनके पास डुअल सिस्टम है, कन्वेंशनल सिस्टम प्लस डिस्टेंस एजुकेशन का सिस्टम, वो ऐसे संस्थान इन विनियमों का पालन करते हैं। इन गजट नोटिफिकेशन द्वारा जारी नियमों का पालन करना इनके लिए अनिवार्य है और उसी के अनुसार वह शिक्षण अधिगम गुणवत्ता में वृद्धि करने का प्रयत्न करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।